हेलो माय डियर सोल्जर्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्ती से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। वीडियो लगातार मिल रही है आपको बढ़िया तरीके से, और जो क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ उससे हेल्पफुल भी हो रहा होगा। क्वेश्चन प्रीवियस लगाने का मतलब ही होता है कि अपन ने कितना सीखा और उसके बिहाफ पर जो क्वेश्चन है उनको किस तरीके से अपन कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीजों के लिए अपन को प्रीवियस हमेशा पढ़ना चाहिए। और कभी भी जब आपका एक टॉपिक क्लियर हो जाए और सिलेक्शन आपके मन में है, तो हमेशा ध्यान रखना, कम से कम बता रहा हूं आपको, 1000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो करना ही चाहिए। अब 1000 सुन के ही आपके तोते उड़ गए होंगे, पर तोते नहीं उड़ाना है, क्योंकि सिलेक्शन लेना हो। सिलेक्शन के लिए 1000 क्वेश्चन जब आप करोगे तब जाकर आप एक अच्छा इंग्लिश में बिल्डअप बनाओगे, किसी भी टॉपिक में आप अपने आप को बेहतर बना पाओगे। तो इतने क्वेश्चंस तो करिए, क्योंकि क्वेश्चन जब करोगे तो आपको नई नई चीजें मिलती हैं, एक्सपीरियंस आता है, क्वेश्चंस पढ़ने के तरीके भी हमें पता चलते हैं, किस तरीके से पूछा जाता है उसका लेवल भी पता चलता है। कभी कभी क्वेश्चन बहुत सिंपल मिलेगा और कभी कभी क्वेश्चन इतना हार्ड मिल जाएगा कि आप तो क्या, मैं भी उसमें कहीं ना कहीं परेशान हो जाता हूँ। तो दोनों लेवल लेकर चलता है। अब करना क्या, एग्जाम पास करना है। जब ठान ही ली अपन ने कि अपन को एनडीए में जाना है और एग्जाम पास करना है, तो बस मेहनत करते रहिए। क्योंकि किसी बहुत बड़े व्यक्ति ने कहा है, अगर रास्ता खूबसूरत है तो मंजिल के बारे में परवाह कीजिए, ठीक है। और अगर मंजिल खूबसूरत है ना, तो रास्ते के बारे में कभी परवाह मत कीजिए। अब आपकी जो मंजिल है, एनडीए की जो मंजिल है, वो आपकी बहुत खूबसूरत है। तो अब इस रास्ते पर चलते हुए आपके साथ में क्या क्या है, क्या क्या चीजें नहीं, इसकी परवाह मत कीजिए। अपनी पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से और सब कुछ त्याग कर बस पढ़ाई में लग जाइए। बस एक ही मोटिव होना चाहिए, सिलेक्शन लेना, मतलब सिलेक्शन लेना, ठीक है। चल, एनडीए का पेपर फर्स्ट, इंग्लिश और प्रीवियस ईयर 2021 का। अब अपन इस पेपर को डिस्कस करेंगे। पेपर डिस्कस करने के साथ में कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं, उसमें जो भी पूछा होता है मैं आपको वहां पर ट्रिक्स भी बताऊंगा कि क्वेश्चन को कैसे करना है। क्योंकि कभी भी आपको रटना नहीं है, रटतम विद्या ना फलंतम। अगर आपने रटा हुआ है तो वो विद्या आपको कभी भी नहीं फलेगी। तो बेहतर है कि आप उस चीज को समझना। जैसे लिखा है नियरेस्ट, तो नियरेस्ट जो मीनिंग है ना, इसको आपको बताना है सिमिलर। ये क्या बताना है आपको? सिमिलर। सिमिलर, इसके अलावा ये लिखा अपन है सिमिलर, ठीक। इसके अलावा ये लिखा अपन है नियरेस्ट, और फिर अपन ने यहां पर लिखा सिनोनियम्स। ये तीनों के तीनों वर्ड एक ही होते हैं, इस बात का ध्यान रखना। कभी वो आपसे सिमिलर पूछेगा, कभी नियरेस्ट पूछेगा, तो कभी वो आपसे सिनोनियम भी पूछेगा। तीनों का मतलब एक ही होता है। बहरहाल जो क्वेश्चन लिखा होता है ना, उस क्वेश्चन में जो वर्ड है वो आपका इटालियन रहेगा या कहीं ना कहीं अंडरलाइन रहेगा। जैसे इस पीपीटी में, पीडीएफ में, पीपीटी में आप देख रहे हो, तो यहाँ पर जो पैट्रन लिखा है ये अंडरलाइन है ना, ऐसे ही आपको एग्जाम में मिलने वाला है। अब जो क्वेश्चन लिखा है उस क्वेश्चन में जो अंडरलाइन है, वो वर्ड का मतलब आपको पता होना चाहिए। अगर उसका मतलब पता है तो आप क्वेश्चन कर ले जाओगे, वरना आप देखते रहो, आंसर आने वाला नहीं है। सी इज पैट्रन ऑफ आर्ट एंड कल्चर, ठीक। तो यहां जो बेस्ट है ना पैट्रन, तो इसका आंसर क्या होगा? बेकर। किसी चीज को वापिस करना, किसी चीज की तरफ जाना, तो पैट्रन का नियरेस्ट क्या हो जाएगा? बेकर, ठीक। अगला वर्ड अपन लेते हैं, देखो अगला वर्ड लिखा है एरोगेंस इज अ हॉलमार्क ऑफ हिज नेचर। अब यहां पर वर्ड क्या है? एरोगेंस है। तो एरोगेंस से मतलब रखो, उसका मीन्स पता होना चाहिए, और उसके हिसाब से ये जो 4 ऑप्शन लिखे इसमें हमारा आंसर आना चाहिए। नियरेस्ट बताना, एरोगेंस घमंड, तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? कंसीट करना। यानी कोई जब जरूरत से ज्यादा अपने आप को बढ़ा चढ़ाकर बोलता है ना, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा वर्ड यूज किया जाता है, कंसीट करना। तो यहां पर एरोगेंस का क्या हो जाएगा? कंसीट। एरोगेंस कंसीट से भी छोटा वर्ड है। एरोगेंस जो है वो नॉर्मली हम यूज करते हैं, यार एरोगेंट है, ये बड़ा घमंड दिखाता है। लेकिन कंसीट होता है और भी ज्यादा तरीके से दिखाना, मतलब बड़े रूप में दिखाना, तो उसको अपन कहेंगे कंसीट। यानी नियरेस्ट मीनिंग क्या जाएगा? एरोगेंस का कंसीट, ठीक। जैसे पहले मैंने आपको बताया था, एक वर्ड बताया होगा ह्यूज। ह्यूज का मतलब अत्यधिक विशाल, बहुत बड़ा। नॉर्मली हम छोटा बड़ा समझते, लेकिन जब ह्यूज का यूज करेंगे तो वो बहुत ज्यादा हो जाता है। जैसे एक वर्ड और यूज करा, अपन ने हमेशा याद किया होगा या पढ़ा होगा, ओली। इसका मतलब पवित्र। आपने एक वर्ड और पढ़ा होगा, स्केर्ड। इसके साथ में अपन होली रिवर या स्केर्ड रिवर भी बोलते हैं, पवित्र। अब ये चीज जो पवित्र है ना, अगर मान लीजिए कि मैंने वर्ड लिखा होएस्ट,
तो ये एक बहुत ऊंचे लेवल का जो पवित्र चीज होती है उसके लिए यूज किया जाता है। यानी मीनिंग में भी डिवाइडेशन है कि कौन से वर्ड का यूज हमें कहाँ करना चाहिए। ठीक है, तो होली और स्कर्ट का तो नॉर्मल यूज अपन कर लेते कोई, लेकिन जैसे ही अपन वेस्ट का यूज करेंगे तो अत्यधिक मतलब पवित्र, बहुत ज्यादा पवित्र, जैसे अपन कह सकते हैं जिसको अपन कहते हैं हेवन, यानी स्वर्ग के लिए, तो बेस्ट आंसर रहेगा कि अपन स्वर्ग के लिए किसका यूज करते हैं, होस्ट का। तो वैसे ही जो वर्ड मीनिंग रहते हैं उसके कई मीन्स होते हैं और उसके साथ वालों के जो सिनोनियम हो गया, एंटोनियम हो गया, उसके भी कई मीन्स निकलते हैं। जैसे एरोगेंस नॉर्मली वर्ड है, हम सब जानते हैं कि घमंड करना, लेकिन कंसीट थोड़ा और बढ़ जाना, जरूरत से ज्यादा दिखाना, या अपन कह सकते हैं जरूरत से ज्यादा फेंक देना, तो उसको अपन कहते हैं कंसीट करना। ठीक, अगला वर्ड लिखा सी अंडरटुक आ रिकंसेंस ऑफ द एंटायर इशू। तो इसका मतलब होता है छानबीन करना, जांच, जांच करना, या इसके अलावा छानबीन करना, छानबीन करना। ठीक है ना, अब छानबीन करना तो वर्ड में देखो कौन सा वर्ड आ रहा है, इन्वेस्टिगेशन। तो ये तो कह सकता हूं कि एक इतना नॉर्मल वर्ड है जिसको मैं कम भी समझाऊं ना तो भी आपको समझ में आ गया होगा कि अगर रेनेसेंस का मतलब पता चल गया, इसका मतलब छानबीन करना या जांच करना, तो जांच किस में की जाती है, इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, तो जांच पड़ताल करना, क्या आ जाएगा बेस्ट आंसर, इन्वेस्टिगेशन। ठीक, चलिए इसके बाद आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन लिखा है माई डॉटर इज रेप्लिका। देखो रेप्लिका जो वर्ड लिखा है इसका मैं सही आंसर भी आपको बता दूंगा, पर अगर मान के चलो कि रेप्लिका को अपन को याद करना है तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन में ही इसका आंसर है, याद करने की ट्रिक भी है। माई डॉटर इज माई रेप्लिका, तो मेरी जो डॉटर है ना वो मेरी रेप्लिका। अब रेप्लिका क्या होता है, छोटे बच्चों को अपन बोलना सिखाते हैं, छोटे बच्चों को बोलना सिखाते हैं तो उनसे उम्मीद क्या करते हैं कि अपन जो बोलते हैं वही वो रिप्लाई करें। वैसे रिप्लाई का मतलब हम कुछ कहें और सामने वाला कुछ कहे, मतलब बोलने तक अपन कैसे, लेकिन रिप्लाई के साथ में अगर रिप्लाई का वर्ड आ गया ना तो उसका मतलब होता है हम जैसा बोल रहे हैं वैसा ही बोलना। बच्चा हम जैसा बोले, बच्चा होता है ना अपन कहलवाते उससे पापा, बेटा पापा बोल, मम्मी बोल, ऐसे बुलवाते ना, दादा ऐसे बोलो, तो हम चाहते हैं कि वो दादा ही बोले, तो मतलब हम जो बोल रहे हैं वही रिप्लाई कर दे तो उसको अपन कहते हैं रेप्लिका, और हम जो बोल रहे हैं उसका कुछ और आंसर दे रहा है उसको अपन कहते हैं नॉर्मली रिप्लाई करना। रिप्लाई का मतलब सिर्फ आंसर देना, जरूरी नहीं है आपने जैसा कहा वैसा ही बोले, लेकिन वही रिप्लाई की जगह रेप्लिका आ गया तो हु बहू बोलना, जैसा है वैसा का वैसा कहना, हु बहू कहना। और बच्चे हमेशा अपन जो बोलते हैं उसका रिप्लाई करना, रेप्लिका करते हैं, हु बहू बोलते हैं, तो इसका आंसर होगा, नियरेस्ट बताना है तो आंसर क्या जाएगा, क्लोन करना। क्लोन करना बिल्कुल वैसे ही बोल देना, यानी माई डॉटर इज माई रेप्लिका, मेरी जो डॉटर है वो बिल्कुल मेरी नकल करती है, हु बहू मुझसे बोलते हैं। ठीक है, और कई लोग तो गधे ऐसे होते हैं कि छोटे छोटे बच्चों से गालियां तक भी दिलवा लेते हैं। ठीक है, ऐसी चीजें नहीं करना चाहिए, बच्चों को एक अच्छा एटमॉस्फेयर दो, क्योंकि आप भी कभी आगे चल के शादी करोगे तो ये बात आपके लिए भी कि अपने बच्चों को एक अच्छे सभ्य बनाओ। ठीक है, चलो रेप्लिका से आपको आपके काम की भी बात मिल गई और अपने काम की भी बात हो गई कि हमें क्या सीखना चाहिए, और आंसर भी मिल गया। तो रेप्लिका याद रहेगा, रेप्लिका का मतलब हु बहू बोलना, और रिप्लाई का मतलब आप सिर्फ जवाब दो, जरूरी नहीं कि आप जो कह रहे हो वो ही हो, कुछ भी हो सकता है। जैसे हाँ का हाँ जवाब आया तो रेप्लिका हो गया, और हाँ का जवाब ना आया तो वो सिर्फ रिप्लाई हो गया। ठीक है, अगला वर्ड लिखा है द सार्डोनिक नेचर ऑफ हर स्टोरीज मेड हर स्टैंड आउट अमोंग द कंटेम्प्रेरी राइटर्स। इस पूरे सेंटेंस में आपको सार्डोनिक का मतलब पता होना चाहिए। सार्डोनिक मतलब मोकिंग, मतलब बहुत ज्यादा बोला। तो अब मोकिंग में से अगर मान के चलो कि जैसे वर्ड लिखा है मोकिंग, तो अपन नहीं कह सकते तेरा आज बहुत मुंह चल रहा है, बहुत ज्यादा मुंह चल रहा है, यानी बहुत ज्यादा बोल रही है तू, और तेरा मुंह भी बहुत चला है, और तेरा मुंह चलने की वजह से, बहुत ज्यादा बोलने की वजह से मेरा सिर दर्द होने लगा। तो मॉकिंग ज्यादा बोलना, जरूरत से ज्यादा बोलते ही चले जाना, बड़बड़ाते ही चले जाना, तो मॉकिंग करना, और तेरे बोलने बकबक की वजह से मेरा सिर दर्द कर रहा है। सार्डोनिक मतलब में से अपन क्या निकाल सकते हैं, सर दर्द करना, यानी सार्डोनिक मतलब जरूरत से ज्यादा बोलना, मोक करना। ठीक है, तो यहाँ याद रखना सार्डोनिक का मतलब क्या होता है, मोकिंग करना, जरूरत से ज्यादा बोलना, लगे ही रहो, बोलते ही रहो, तो उसको अपन कहते हैं सार्डोनिक। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, अगला लिखा हुआ है अब अपोजिट बताना, पहले बताना था नियरेस्ट, अब बताना है अपन को अपोजिट। अपोजिट हो
इसके अलावा एंटोनियम हो, ठीक, तो ये दोनों वर्ड एक ही होते हैं। एंटोनियम किसके क्या होगा, अपोजिट एक ही होता है। देखो, स्प्रिंग इज अ टाइम ऑफ प्लेंटी। अब यहां पर ये धीरे धीरे क्या है, ये कमी आ जाती है। स्प्रिंग जो होती है ना, धीरे धीरे क्या होते हैं, सॉरी, स्प्रिंग इज अ टाइम ऑफ प्लेंटी, यानी इसका मतलब होता है जाना। इसका मतलब क्या होता है, जाना। इसका उल्टा बताना है तो स्कैरसिटी का मतलब होता है कमी करना। जाना करना तो उसका उल्टा होता है कमी करना, स्कैरसिटी। इसके बाद देखिए अपन अगला क्वेश्चन। अगला लिखा है ही इज एन इंडस्ट्रियस वर्कमैन। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती, इसका मतलब होता है मेहनती, ठीक है। अगर मैं इस वर्ड में से यहां पर इंडस्ट्रियस की जगह पर इंडस्ट्री कर दूं, ठीक है, तो इंडस्ट्री मतलब उद्योग, तो इंडस्ट्री उसी की होती है जो बहुत ज्यादा मेहनत करता है, यानी जो मेहनती होता है इंडस्ट्री में वही नाम कमा सकता है। तो इंडस्ट्री, उद्योग और इंडस्ट्रीज मतलब बहुत ज्यादा मेहनती, यानी जो बहुत ज्यादा अपने इंडस्ट्री को लेकर बहुत ज्यादा मेहनती होगा तो वही सक्सेस हो जाएगा। तो उसको अपन क्या कहेंगे, इंडस्ट्री से यहां से वर्ड क्या निकाल लेंगे, इंडस्ट्री से क्या निकालेंगे, इंडस्ट्री। इंडस्ट्री वही बना सकता है जो बहुत ज्यादा मेहनत करता है, यानी वो कैसा है, बहुत ज्यादा मेहनती है। बताना क्या, अपोजिट। अब एक ऐसा भी होता है जिसने पूरी इंडस्ट्री खड़ी कर दी, और एक ऐसा होता है कि करेंगे, बताएंगे, देखेंगे, यानी वो कैसा है, लेजी है, कामचोर है। तो यहां आंसर क्या जाएगा इसके लिए, लेजी। क्लियर हुआ। चलिए इसके बाद देखिए अगला वर्ड, प्लांट्स ग्रो इन अ एबंडेंस हियर। जरूरत ही नहीं है, ग्रो का मतलब बढ़ना। ग्रो का मतलब क्या होता है, बढ़ना, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। ग्रो का मतलब बढ़ना, और बढ़ने का मतलब घटना। तो यहां पर घटने की एक नई मीनिंग दी हुई है, वो है श्रेबल। बाकी इन सब का मतलब होता है बढ़ाना। और एनडीए के लिए एक चीज ध्यान रखना, इसमें जो एक मीनिंग आई ना एनलार्ज, एनडीए इसका बहुत ज्यादा रिपीटेशन करता है। तो यहां पर भले ही मैं ग्रो पढ़ा रहा हूं, लेकिन ध्यान इसका भी देना, एनलार्ज कई बार पूछा हुआ, और एनलार्ज को आप लोग याद कर लेना। एनलार्ज मतलब बड़ा करना, ठीक है। चलिए इसके बाद अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है रेयरली। रेयरली का मतलब होता है मुश्किल से। तो मुश्किल से ये उल्टा क्या होगा, फ्रेक्वेंटली, कभी कभार। रेयरली मुश्किल से, फ्रेक्वेंटली लगातार, ठीक है। तो यहां पर रेयरली का उल्टा क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंटली। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, सी इज अ रेदर क्रूक्ड और वुमन। क्रूक्ड का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ा, ठीक, टेढ़ा ही लिख लो, मेढ़ा मत लिखो। और बेईमान, जो टेढ़ा होता है वही तो बेईमान होता है, और जितने भी टेढ़े होते हैं वो सब बेईमान होते हैं, और जितने भी बेईमान है, टेढ़े हैं, वो सब क्रूक्ड होंगे। क्रूक का मतलब झुके हुए रहते हैं। मीठी बात करेंगे, आएंगे, अच्छे से बात करेंगे। हमेशा ध्यान है, जितने भी बेईमान होंगे उनके अंदर बेईमानी, वो उतने ही बड़े प्यार से बात करेंगे और मीठे रस बनेंगे। तो यहाँ पर अब एक तो होता है बिल्कुल आकर मीठे तरीके से बात करना, क्रूक्ड कर लेना, ठीक है। और एक होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड। काय के लिए आया है भाई, यहाँ पर क्या काम है, सीधी बात बोल, काम की बात बोल और निकल ले। तो एक होता है ना बिल्कुल डायरेक्ट बोल देना, बिल्कुल फ्रंट बोल देना, उसको अपन कहते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा सीधा बोलना, मुंह पर बोलना। अब इसको कैसे, क्रूक्ड का मतलब टेढ़ा। कुरकुरे, कुरकुरे, कुरकुरे होते हैं टेढ़ा है पर मेरा है। कुरकुरे कैसे होते हैं, टेढ़े मेढ़े होते हैं। कुरकुरे कैसे होते हैं, टेढ़े मेढ़े होते हैं। तो कुरकुरे कैसा हो गया, टेढ़ा। तो क्रूक्ड से अपन कुरकुरे से याद कर सकते हैं, कुरकुरे क्रूक्ड, टेढ़ा मेढ़ा। उसका उल्टा क्या हो जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब बिल्कुल सीधा, मुंह पर बोल देना। उसने कह दिया तो कह दिया, उसने कहा तू ऐसा है तो वो ऐसा ही है। कोई जाकर उससे कह देगा कि वो तो ऐसे कह रहा था, तो कुछ होते ना, हाँ मैंने कही थी, कर क्या कर लेगा, बिल्कुल स्पष्ट बोल देना, उसको अपन कहते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्लियर हुआ। ये तो प्रीवियस ईयर का मजा है। प्रीवियस ईयर का मजा है कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये तो अपन उनको डिस्कस कर रहे हैं। मजा और भी तब आएगा जब आप साथ दोगे, और उसमें जब वोकैब अपन पढ़ेंगे और इडियम वन-वर्ड्स पढ़ेंगे, तो उसमें जो नई नई बातें निकल के आएंगे, और मजा तब आएगा जब उसको वहीं की वहीं याद करा दिया जाएगा। तो लगता है कि यार हम कुछ बेहतर सीख रहे हैं। बाकी रटने से कुछ नहीं होगा। आप केवल सोचोगे कि मैं वर्ड को याद कर लूँ, टर्न टॉपसी टर्बी, टर्न टॉपसी टर्बी, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, तो आप याद नहीं कर पाओगे। टर्न टॉपसी टर्बी, इसमें कुछ ऐसा फुंतड़ू बैठा हो कि हमको ये याद हो जाए। वो कुछ भी हो सकता है, या तो आप मेरी सुन लीजिए या फिर आप अपने अपने तरीके से उसको याद कर लीजिए। जैसे लिखा हुआ है टर्न टॉपसी, टर्न टॉपसी टर्ब, ठीक है।
इसका मतलब होता है टू कंप्लीटली चेंज समथिंग, यानी पूरे तरीके से अपन को बदल लेना। टॉपसी टर्वी, टॉपसी टर्वी का मतलब ही होता है बदलना, और बदलना भी कैसे, यहां पर टर्न कर देना, चेंज हो गया भाई, अब वो पहले जैसा नहीं रहा। तो टू कंप्लीटली चेंज समथिंग, यानी उसने अपने अंदर बदलाव कर लिया। तो टर्न टॉपसी टर्वी का मतलब क्या हो जाएगा, टू कंप्लीटली चेंज समथिंग। ठीक, चलो इसके बाद देखें, अगला लिखा है आ क्लैरियन कॉल। अब क्लैरियन कॉल का मतलब सीधे सीधे अगर अपन इसमें देखें तो एन अर्जेंट ऑर्डर। ठीक है, अब ये तो आंसर हो गया। अब याद कैसे करना है, क्लैरिकॉन, अगर मैं इसको ऑन को हटा दूं तो इसको अपन कह सकते हैं क्लियर, कह सकते हैं। यानी भाई क्लैरिकॉन कॉल, भाई उसने क्लियर कॉल किया है, क्लियर कॉल किया है कि आजा। अब जैसे लड़ाई हो गई, अब एक मित्र ने दूसरे मित्र को बुलाया, उसने बिल्कुल क्लियर कॉल किया, जल्दी आ भाई यहाँ पे पिट रहा हूं, तो उसने सीधा बोला, जाना बात करने का मौका नहीं मिला, तो उसने क्या कर दिया, एन अर्जेंट ऑर्डर कर दिया। एन अर्जेंट, यहाँ ऑर्डर की जगह आपको कॉल भी मिल सकता है, लेकिन कॉल इसलिए नहीं देंगे क्योंकि आप यहाँ कॉल लिखा इसको मैच कर लोगे तो वो आंसर लगाओगे। क्यों, इसमें देखो कॉल लिखा ना, जो सोच है ना उसको पकड़ो। इस क्वेश्चन को आंसर का गलत गया होगा, क्यों गया होगा, मैं पढ़ाने के साथ साथ में आपको यह भी बता सकता हूं इस क्वेश्चन का आंसर जो है इतने परसेंट स्टूडेंट्स ने गलत किया होगा। मुझे पता है कि ये कहां गलत करेंगे, और गलत क्यों करेंगे उसकी भी संभावना क्या है, वो क्या ढूंढेंगे, वो सोच वो ही रहती है। सोच क्या रहती है कि सर इंग्लिश नहीं आती, क्वेश्चन आंसर याद नहीं हुए थे 12th में, तो अब क्या करें। तो उनको एक चीज पता है, जिसको क्वेश्चन आंसर नहीं याद है ना, वो क्या करते हैं, वो साले अनसीन पैसेज से लेके आते हैं, और अनसीन पैसेज से लेके आए और वो सोचते हैं हमारा आंसर हो गया। और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बच्चे होते हैं, वो एक्स्ट्रा टैलेंटेड, वो क्या करते हैं, क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन के आगे का कुछ भाग लिख दिया, बीच में अपनी कथा लिख दी, और लास्ट में क्वेश्चन का कुछ भाग लिख दिया, और वो सोचते हैं आंसर। वो जानता है कि 4 नंबर का क्वेश्चन है, 2 तो दे ही देगा कुछ ना, क्योंकि कुछ तो लिख के आए ना। और सिखाने वाले ये भी कहते हैं भाई छोड़कर माता ना, जो आए कुछ तो लिखना, कुछ तो लिखना, ऐसे अपन कहते हैं। तो वो क्या है, सोच चलती है, जेनेटिक आता रहता है। वो देखेगा यहाँ पर कॉल लिखा है, चारों ऑप्शन में जो है ना कॉल मैच कर रहा है, वो मैच कर गया, यहाँ पर कॉल मैच कर गया, जेई इसका आंसर है। और जेई जे जो इसका आंसर है, बस यही इसका आंसर नहीं होगा, और ज्यादातर बच्चों ने यही लगाया होगा, क्योंकि वो मैचिंग ढूंढता है कि क्वेश्चन में अगर कॉल है ना तो ऑप्शन भी कॉल वाला ही लगा दो। और ये एग्जामिनर ने जबरदस्ती डाला होगा। इसका मतलब ट्रम्पेट कॉल का मतलब क्या होता है ये मुझे भी नहीं पता, मैं भी नहीं जानता, लेकिन एग्जामिनर ने यहाँ कॉल लगाकर जबरदस्ती पूछा है। उसको पता है कि ये मैच करेगा, और मैच करके सीधा आंसर इसका यही लगाएगा, और वो ही गलत है। और जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा क्लैरिकॉल यानी क्लियर कॉल है भाई, क्लियर कॉल है मतलब एन अर्जेंट ऑर्डर है। उसने बिल्कुल क्लियर कट बोल दिया, अर्जेंट ऑर्डर दिया हुआ है। तो आ क्लैरिकल कॉल का मतलब क्या होता है, एन अर्जेंट ऑर्डर। ठीक है, चलो अब देखें अपने फायर इन द बेली, सब छोड़ो, एक वर्ड उठा लो, बेली, बेली पेट, उदर, ठीक है, पेट, जिसका जिसका पेट खाली होता है ना उसी के पेट में आग मचती है। और जब आग मचती है ना तभी पता चलता है कि जैसे पेट में प्यास लगी है या खाने की तड़प लगी है, तभी उसको पता है कि अब मेरी जो महत्वाकांक्षा है, अब मेरा जो खिंचाव है वो कहाँ जा रहा है, कि मुझे पानी पीना है तो पानी की तरफ भागेगा, और खाना खाना है तो खाने की तरफ भागेगा। यानी उसको क्या हो रहा है, फायर इन द बेली, पेट में आग लग रही है, पर उसको कुछ चाहिए, मतलब कहाँ गया, पावरफुल एम्बिशन, अब भयंकर होके महत्वाकांक्षा। अब महत्वाकांक्षा तो बढ़ेगी ना, बेचारा प्यासा है, अब वो प्यासा है, पानी नहीं पिया, उसका पेट क्या है, जलेगा, तो उसके अंदर क्या पावरफुल एम्बिशन हो जाएगी पानी पीने के। अगर वो भूखा है तो वो क्या करेगा कि पेट तो मॉलिक्यूल्स से बना हुआ है, अब वो पेट में अगर उसकी आग मच रही है और उसको भूख लग रही है, कुछ भी काम हो वो पहले भूख मिटाएगा। यानी उसके अंदर क्या है, भूख को लेकर महत्वाकांक्षा बढ़ जाएगी। तो पावरफुल एम्बिशन का मतलब होता है महत्वाकांक्षा। ठीक है, जरूरत से ज्यादा किसी चीज की महत्वाकांक्षा होती है, तो रखना भी चाहिए, क्योंकि पेट जिसकी नीड मांगेगा उसी की हमारे अंदर एम्बिशन होना चाहिए, उसी की चीज की हमारे अंदर महत्वाकांक्षा भी होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर।
एक पेपर को हम डिस्कस करने के साथ में जो चीजें आई है उसको इस तरीके से आपको पढ़ाने का मेरा मकसद यही है कि अगर प्रीवियस ईयर से भी जो क्वेश्चंस है, अगर वहां से भी आपको कोई ना कोई क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं बुकैब है, बनबड़ है, अगर ये भी याद हो जाए और आपके काम का हो जाए, तो बस ये मानकर चलना कि जो मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ इसमें से अगर 15 क्वेश्चन भी अगर आपको समझ में आ गया तो ये मानकर चलना मैं सफल हो गया और मैंने आपको बेहतर समझा पाया। ठीक है, चलो। अ हंकी डोरी सिचुएशन, आ हंकी डोरी, ठीक है। इसने जो डोरी है ना, डोरी मतलब धागा, इसने क्या कर दिया, हंकी बांध दिया। हंकी मतलब ढीला ढाला बांध दिया। तो अब सिचुएशन कैसी हो गई, देखो, देयर आर सीरियस, ठीक है, देयर आर नो प्रॉब्लम्स एंड पीपल आर हैप्पी, और देयर इज वार एंड ब्लड सेल ऑल ओवर, देयर इज नो वर्क ओनली एंजॉयमेंट। तो आंसर आएगा देयर आर नो प्रॉब्लम्स एंड पीपल आर हैप्पी। कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ खुश है। जाना टाइट डोरी को बांध देता तो क्या होती, परेशान होते। ठीक है, अब जैसे आप हाथ में कलावा ले जो जरूरत से ज्यादा ताकत से बांध लोगे तो क्या होगा, नसें ब्लॉक हो जाएंगे। और उसी डोरी को अगर आप थोड़ी सी हंकी कर दोगे, ढीली कर दोगे, सरल कर दोगे, तो वो क्या होगा, देयर आर नो प्रॉब्लम, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रॉब्लम नहीं होगी तो यार फिर वो खुश तो होगा ही होगा। तो देयर इज नो प्रॉब्लम एंड पीपल आर हैप्पी, जहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां पर लोग बाग अपने आप खुश हो जाते हैं। तो डोरी को थोड़ा हल्का बांधो, इसीलिए कहते हैं रिश्तों की जो डोरी होती है उसको थोड़ा सा ढीला रखना चाहिए। कोई कुछ कह भी दे तो रिश्ता समझकर उसको माफ कर देना चाहिए। यानी रिश्तों की जो डोरी है उसको धीमा रख के, थोड़ी सी हल्की रख के, क्यों, और हल्की रखोगे तो देयर आर नो प्रॉब्लम्स, रिश्ते में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, और प्रॉब्लम्स नहीं होगी तो पीपल आर हैप्पी। अब पीपल की जगह रिलेटिव्स कर ले, रिलेटिव्स आर हैप्पी। अब अगर रिश्तों में कोई कड़वाहट नहीं होगी, कोई कठिनाई नहीं होगी, तो रिलेटिव्स भी कैसे होंगे, हमारे हैप्पी होंगे। हालांकि रिलेटिव्स कभी हैप्पी नहीं हो सकते। ठीक है, जैसे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, तो सबसे पहले जब सिलेक्शन होगा आपका फूफा चढ़ जाएगा, मुंह फूल जाएगा आपके फूफा का। तो रिलेटिव्स कभी भी नहीं होते, लेकिन कोशिश करो जितना वो जल सके, जलाओ, मजा आता है। अगला लिखा है गिव समबडी अ लेग अप, सब कुछ छोड़ो, एक वर्ड पकड़ो, अ लेग अप। अ लेग अप का मतलब होता है कदम उठाना, पैर बढ़ाना। अब पैर बढ़ा रहे हो तो अब पैर बढ़ाओगे तो जाहिर सी बात है आप किसी का साथ दे रहे हो। तो यहाँ पर टू पुल समवन डाउन, टू डिसीव एंड बेट्रे समवन, टू हेल्प समवन फॉर देयर लिवलीहुड, टू हेल्प समवन टू बी सक्सेसफुल, किसी को सक्सेसफुल यानी सफल होने में मदद करना, यानी उसके कदम से कदम मिला लेना। तो अब आ जाओ पूरे वर्ड पर, गिव समबडी अ लेग अप, किसी का साथ देना, और किसी का साथ देना, टू हेल्प समवन टू बी सक्सेसफुल, किसी की सफलता आप अपना साथ देना। अब है क्या, इसको कैसे जोड़ोगे, एक तो नॉर्मली हम एडवाइस दे सकते हैं, एक होता है कि यार हमने जिस व्यक्ति को हम बनाना चाह रहे हैं ना, तो उसके कदम से कदम भी मिलाना पड़ता है। तो कदम से उसने सलाह भी दी और सलाह के साथ में वो हमारे कदम से कदम भी मिला रहा है। तो कदम से कदम मिला रहा है मतलब वो हमारी सफलता में हमारे साथ भी चलना चाहता है। तो यहाँ पर गिव समबडी अ लेग का क्या हो जाएगा, टू हेल्प समवन टू बी सक्सेसफुल। ठीक है, याद रहेगा। चल इसके बाद देखो अगला, अब आ जाएंगे अपने स्पॉटिंग एरर्स। तो स्पॉटिंग एरर, ही बिगन हिज डिस्कशन नंबर 1 स्लैश बाय पॉइंटिंग ओवर नंबर 2 स्लैश दैट मैन एंड वुमन हैड डिफरेंट बायोलॉजिकल फंक्शंस नंबर सी नो एरर डे। तो यहाँ पर जो वर्ड लिखा ना पॉइंटिंग ओवर, ये पॉइंटिंग ओवर नहीं होता, सिर्फ यहाँ पर ओवर की जगह आपको किसका यूज करना चाहिए, आउट का, क्योंकि अपन कहते भी है पॉइंट आउट, पॉइंट आउट। ठीक, पॉइंट, तो इसी क्वेश्चन में क्या कहा गया है, पॉइंटिंग आउट, इसी को क्या कहा गया है, पॉइंटिंग आउट। अच्छा कौन से में, बी में, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। जब बुक वगैरह लेते ना तो अपन किसी को पॉइंट आउट करते, मतलब हेडलाइन वगैरह करते तो पिन पॉइंट कर देना, तो पॉइंट आउट कर देना यानी अलग कर देना। तो यहां पर पॉइंटिंग ओवर नहीं होगा, पॉइंटिंग ओवर की जगह किसका प्रयोग करोगे, पॉइंट आउट का। ठीक है, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म में है तो पॉइंटिंग आउट हो जाएगा, कोई बात नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। बी फॉर बबीता जी, जेठालाल। ठीक है, तो जेठालाल की कौन, बबीता जी। अगला देखो, तो ही इज पुअर, हालांकि वो पुअर है बट ही इज ऑनेस्ट। तो यहां पर दो ही इज पुअर बट, तो दो के साथ में कभी भी बट का यूज नहीं करते, कौन से में, बी में। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक, अगला देखो, अगला माई मदर नंबर 1 स्लैश हैज बीन डूइंग एवरीथिंग फॉर द फैमिली नो एरर। ठीक है, माई मदर, तो माई मदर हमारे लिए क्या हो गया, सब्जेक्ट,
हैज बीन क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और हैज बीन के साथ में यहाँ पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, यहाँ तक ठीक है। एवरीथिंग, एवरीथिंग जो है वो सब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है। तो एवरीथिंग फॉर द फैमिली, यानी मेरी माँ जो है वो मेरे फैमिली के लिए सब कुछ कर चुकी है, यानी सब कुछ किया। तो फॉर द फैमिली यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं, यानी दिए गए सेंटेंस के जो पार्ट्स है उसमें कहीं कोई गलती नहीं है, और कहीं कोई गलती नहीं तो आंसर क्या होगा, नो एरर, यानी आंसर क्या चला जाएगा, डी। दिए गए सेंटेंस में कहीं कोई गलती नहीं है। माँ का सेंटेंस है तो गलती हो कैसे सकती है? जब माँ से गलती नहीं हो सकती हमारी परवरिश में, हमारी फैमिली के लिए, तो फिर उसके सेंटेंस में भी गलती नहीं हो सकती, यानी एग्जामिनर ने बहुत सोच समझ कर आंसर दिया हुआ है। आगे बढ़े, अगला देखो, when learning to dive, number 1 slash, it is important, number B slash, to relax in between and take breaks, और नंबर सी, और नो एरर। अब देखते हैं when और ये लर्निंग टू डाइव पूरा का पूरा यहां पर सही है। इट इज, इट हमारे लिए क्या हो गया, सब्जेक्ट, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, इंपॉर्टेंट टू ब्रेक, टू रिलैक्स, टू के बाद रिलैक्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये भी सही है। इन बिटवीन, बिटवीन के साथ में यहाँ एंड लगा है, और टेक और ब्रेक्स ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहां पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी दिए गए सेंटेंस में कहीं कोई मिस्टेक नहीं है, और कहीं कोई मिस्टेक नहीं है तो आंसर क्या चला जाएगा, डी। किस पार्ट में मिस्टेक होता है आंसर वो जाएगा, अगर वहां मिस्टेक नहीं है तो आंसर हमारा जाएगा डी वाला, ठीक है, क्योंकि दिए गए सेंटेंस में कहीं कोई मिस्टेक नहीं है तो वो भी हमारा आंसर होगा। आगे बढ़े, देखो अगला क्वेश्चन जो है ना वो लिखा हुआ, आई हैव द अपॉर्चुनिटी, नंबर 1 स्लैश, टू स्टडी, ठीक, इन अमेरिका नेक्स्ट ईयर, मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि मैं नेक्स्ट ईयर अमेरिका में जाकर पढ़ाऊं, तो यहां पर आई हैव के साथ में या अपॉर्चुनिटी, तो अपॉर्चुनिटी यहां पर सेंटेंस टेंस नहीं बना रहा है, ध्यान रखना, मेरे पास के लिए आए, मेरे पास अपॉर्चुनिटी है। अब किसकी अपॉर्चुनिटी है, टू स्टडी, पढ़ाने की, टू के बाद स्टडी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, वो भी सही है। इन अमेरिका, अमेरिका के पहले प्रीपोजिशन किसका प्रयोग किया, इनका, और नेक्स्ट ईयर यानी अगले वर्ष, तो दिए गए सेंटेंस में कहीं कोई मिस्टेक नहीं है, और कहीं कोई मिस्टेक नहीं है तो आंसर क्या जाएगा, डी। क्लियर, चलिए इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब ब्लैंक आ जाएंगे, ब्लैंक पर देखते हैं, द यूनाइटेड नेशंस हैड ब्लैंक 2020 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ। तो यूनाइटेड नेशंस जो है ना कोई राष्ट्र है, तो उसने ईयर में क्या किया होगा, रूल्ड किया होगा, ऑर्डर किया होगा, फोरटेल किया होगा, या फिर डिक्लेयर किया होगा। तो जो ईयर होती है ना साल, उसको अपन डिक्लेयर्ड करते हैं, तो आंसर क्या जाएगा, डिक्लेयर्ड, बाकी और कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। चल आंसर हो गया डिक्लेयर्ड। इसके बाद देखो अगला, माई ब्रदर इज ब्लैंक, माई ब्रदर इज पंक्चुअल बट ही इज लेट टूडे। मेरा भाई आमतौर पर तो पंक्चुअल है, मतलब सही समय पर पहुंच जाता, पर पता नहीं आज क्यों लेट हो गया, तो यहां आंसर क्या आ जाएगा, नॉर्मल है, आमतौर पर, यानी मेरा भाई आमतौर पर तो क्या है, ठीक है पंक्चुअल है, लेकिन आज पता नहीं क्या हो गया तो उस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया, तो आंसर क्या जाएगा, नॉर्मली। इसके बाद माई सन इज वेरी ब्लैंक, ठीक है, ही ट्रस्ट एवरीवन। मेरा जो बेटा है ना, अब ब्लैंक में पूछा, अब बेटा कैसा है ये बताना, आगे लिखा ही ट्रस्ट एवरीवन, वो किसी पर भी विश्वास कर लेता है। अब किसी पर भी विश्वास कर लेता है तो इसका मतलब तेरा बेटा कैसा है, गुलीबल है, भोला भाला है, ठीक है, यानी मासूम है। उसको सिखा, ज्यादा मासूम रहा ना तो दुनिया तकलीफ दे देगी, तो उसको बड़ा कर, उसको समझा, हमेशा गुलीबल नहीं रहना है, उसको समझा कि दुनिया कैसी है, ठीक है। तो यहाँ पर माय सन इज वेरी गुलीबल, ही ट्रस्ट एवरीवन, मेरा जो बेटा है वो सीधा साधा है, वो किसी पर भी विश्वास कर लेता है। ऐसा बेटा पैदा करने की जरूरत क्या थी, नेक अच्छा करता। चल क्वेश्चन पे आ, महात्मा गांधी वॉज अ लवर ऑफ ह्यूमैनिटी, महात्मा गांधी जो थे ना वो ह्यूमैनिटी के लवर थे, एंड अब फंस जाओगे, क्या आएगा, पावरफुल, चीयरफुल और होपफुल। अगर थोड़ा सा भी, कौन है जी, अच्छा गांधी, थोड़ा सा भी महात्मा गांधी के बारे में जानते हो, जाना मत जान लेना, नहीं उनकी तरह हो जाओगे, थोड़ा सा जान लेना। उनकी जो पूरी जिंदगी है, इस पूरे मीनिंग में देखें, क्या वो पावरफुल थे, नहीं, 100 ग्राम की तो बॉडी थी उनकी, क्या पावरफुल थे, तो ये आंसर तो गया, ठीक है, आंसर तो मुझे पता है, लेकिन मजे के लिए अपन आगे बढ़ रहे, पावरफुल हटा दो। पावरफुल वो सरकार चलाने में, वो देश के अंदर आंदोलन वगैरह करने में थे, मारपीट में नहीं थे, ठीक है।
चीयरफुल, वो पूरी जिंदगी में कभी नहीं हंसा, हमेशा ही एक तरीके ऐसा ही रहा जैसे इसको कोई भारी दुख हो, तो चीयरफुल हो नहीं सकता। चीयरफुल तो वो होता है जो मस्त मौजे आदमी हो नहीं सकता। होपफुल, क्या आशावादी थे? हाँ, आशावादी तो थोड़े से थे। अब दोनों चीजों में हमको कोई एक लेना है, या ये दोनों तो हट गए, अब लेना अपन को होपफुल आएगा या स्ट्रॉन्ग आएगा। तो इसका आंसर यहां पर सबसे बेस्ट रहेगा स्ट्रॉन्ग, मतलब वो थोड़े से सोच और समझदार भी थे। तो महात्मा गांधी वॉज अ लवर ऑफ ह्यूमनिटी एंड अ स्टोन्स बिलीवर इन द गॉडनेस ऑफ ह्यूमन नेचर। ह्यूमन नेचर और गॉडनेस को लेकर स्टोन्स थे, मतलब बिलीवेंस थे, थोड़ा ज्यादा विश्वास करते थे। ठीक है, चलो आगे बढ़े। देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा। डिफेंस का एग्जाम बना तो ये मानकर चलना बड़ा मुश्किल है कि इस प्रकार का क्वेश्चन ना आए, और डिफेंस के एग्जाम के हिसाब से बहुत वैल्यूएबल क्वेश्चन है। आई विश, क्वेश्चन देखना, आई विश एज इफ, एज दो, इसके अलावा इफ ओनली, ठीक, और इसके अलावा वुड दैट, ये लिखा वुड और ये दैट, ये कभी भी आपको मिल जाए तो इसके बाद में दो चीजें आपसे पूछी जाएंगी। दो चीजें ध्यान रखना, अगर आपसे यहां पर हेल्पिंग वर्ब पूछ रहा है, हेल्पिंग वर्ब पूछेगा वॉज और वर, तो सब्जेक्ट कोई भी हो, कैसा भी हो, हमेशा आपको आंसर टिक करना है वर। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो तो भी वर का यूज करना है, और सब्जेक्ट प्लूरल हो तो भी वर का यूज करना है, क्योंकि ये सेंटेंस होते हैं इमेजनरी, इसमें किसी बात की कल्पना की जाती है। तो सेंटेंस कैसा हो गया? इमेजनरी। तो सेंटेंस में चाहे कुछ भी हो, सब्जेक्ट कोई भी हो, कैसा भी हो, सिंगुलर हो प्लूरल हो, आपको सिर्फ और सिर्फ किसका प्रयोग करना है? वर का। एक बात आ गई। दूसरी बात, अब ऑप्शन में वर तो दिख ही नहीं रहा है, अगर वो आपको वर ना दे, यानी हेल्पिंग वर्ब ना दे, तो आप ध्यान रखना आपका फोकस जाना चाहिए मेन वर्ब पर। कहां जाएगा? मेन वर्ब। तो अगर आपसे मेन वर्ब पूछी है तो हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, हमेशा कौन सी फॉर्म लेना? सेकंड फॉर्म। और ये नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एग्जाम के लिए बहुत फेवरेट होते हैं, यानी वो जानता है कि मैं इसमें पूछूंगा ही पूछूंगा, बाई चांस है कि ना पूछे लेकिन पूछना उसका 100% होता, तो कर लेना। थोड़ा भी अपने सिलेक्शन को लेकर सीरियस हो तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब पूछेगा वॉज वर्ब में से, तो वर्ब का यूज करना, और अगर हेल्पिंग वर्ब ना पूछे तो वो मेन वर्ब में पूछेगा, तो मेन वर्ब में वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकेंड फॉर्म। जैसे मैंने यहां पर वर्ब लिखा प्ले और ये मैंने लिखा प्लेट, तो आप किसको टिक करोगे? प्लेट को। अगर मैंने लिखा कॉल और ये मैंने लिखा कॉल्ड, तो आप किसको टिक करोगे? कॉल्ड को। ऐसे ही मैंने यहां पर लिखा नो और ये मैंने लिखा न्यू, तो आप किसको टिक करोगे? न्यू को। और न्यू ही हमारा इसमें आंसर है। क्वेश्चन भी समझा और क्वेश्चन के साथ में हम इसका आंसर भी लिया, तो इंपॉर्टेंट है, आप इसको कर लेना। क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। तो वीडियो में जो भी क्वेश्चन मैंने पढ़ाए, और स्पेशली इडियम फ्रेजल है और वर्ब्स वगैरह जो मैंने बताया, उसमें जो ट्रिक्स बताए, इनको याद रखना और इससे अपने क्वेश्चन को प्रिपेयर करना, क्योंकि रिपीट होगा, और रिपीट होगा तो आपको क्वेश्चन मिला तो वहां पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, अपना क्वेश्चन टिक करना है और आगे निकल जाना है। क्लियर हुआ? चल, और अपने आपके जो भी ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं, साथ में पढ़े हुए हैं, एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तक इस वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, ठीक है, और आप भी बढ़िया तरीके से करना। क्लियर? चले, थैंक यू, जय हिंद।